Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Students, today we are going to take our lecture number 10 of unit or chapter number 6, which is function. So let's start our class. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आर्गुमेंट्स पासिंग में ये बात की थी कि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम आर्गुमेंट्स को पास करवा सकते हैं. फर्स्ट मेथड में स्टूडेंट हमने बात की थी बाय कांस्टेंट, कि हम कोई डायरेक्ट वैल्यूज़ बताते हैं अपनी कॉलिंग फंक्शन में, जहाँ पे कॉल्ड फंक्शन को, और वो जो है पास होती हैं. और फिर हमने स्टूडेंट्स उस पे एग्जांपल्स भी देखी, हमने प्रोग्राम को भी डिस्कस किया, और हमने जो है उसमें प्रोग्राम के आउटपुट पे भी बात की थी. और स्टूडेंट्स हमने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन भी की थी. सेकंड मेथड में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बात की थी कि हम आर्गुमेंट्स को बाय वैल्यू पास करते हैं. और डियर स्टूडेंट्स, C++ का जो डिफ़ॉल्ट है मेथड कि वो आर्गुमेंट्स को बाय वैल्यू पास करता है. तो बाय वैल्यू में हमने ये बात की थी कि जो आर्गुमेंट है उनकी कॉपी एक्चुअली पास हो जाती है. फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने बाय वैल्यू पे जो है एग्जांपल्स भी की, ताकि हम लोग जो है बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ समझ सकें. स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर अंडर डिस्कशन है वो फंक्शंस है. आप लोगों को फंक्शन की इम्पोर्टेंस अभी तक काफ़ी क्लियर हो गई होगी. फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्यों यूज़ करने चाहिए, और फंक्शंस अगर हम यूज़ करें और उनके थ्रू हम कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन दें, जब हम लोग मॉड्यूलराइज्ड अप्रोच को यूज़ करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है. तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग अपने टॉपिक के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस. हम आर्गुमेंट्स को बाय रेफरेंस पास करेंगे. In this, the reference to the function parameters are passed as arguments rather than value of variables. Students, passing by reference में ये होता है कि जो पैरामीटर्स होते हैं हम उनका रेफरेंस पास करते हैं, उनकी वैल्यूज नहीं पास करते. I am going to repeat the definition. Passing by arguments में डियर स्टूडेंट्स हम लोग पैरामीटर्स का रेफरेंस पास करते हैं, उनकी वैल्यूज पास नहीं करते. यूजिंग पास बाय रेफरेंस, द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स कैन बी चेंज विद इन द फंक्शन. डियर स्टूडेंट्स, जब हम रेफरेंस को जो है जब हम लोग रेफरेंस को यूज करते हैं और आर्गुमेंट्स को पास करते हैं, यानी हम पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस करते हैं, तो उसमें जो वैल्यूज हैं उन्हें हम फंक्शन में चेंज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया, ये आगे चल के थोड़ी ही देर में जब हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा. इन पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस, फॉर्मल पैरामीटर्स शुड प्रीसीडेड बाय एम्परसेंड साइन. डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक वर्ड को अंडरलाइन किया है. जब हम आर्गुमेंट्स को बाय रेफरेंस पास करते हैं तो हम क्या करते हैं कि फॉर्मल पैरामीटर्स में जो है वो आर्गुमेंट के नेम से पहले एम्परसेंड साइन को यूज़ करते हैं. और स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एम्परसेंड साइन कौन सा वो होता है. जी हाँ, ये जो है हमारा रेफरेंस ऑपरेटर होता है, और इसे जो है हम यूज़ करते हैं तब जब हम लोगों ने आर्गुमेंट्स को बाय रेफरेंस पास करना हो. तो डियर स्टूडेंट्स, चलें अब हम लोग अपनी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, ताकि जो हमने थ्योरी अभी डिस्कस की ये एग्जाम्पल से हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर C++ के प्रोग्राम में 2 जो हैं वो हमारी प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स मस्ट होती हैं, जिसमें हैश इंक्लूड iostream.h हमारी हेडर फाइल और प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, फिर हमारी conio.h हेडर फाइल, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव हैश इंक्लूड. ये तो हमने C++ के हर प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होती है मस्ट. डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रोग्राम के रिमेनिंग पोर्शन को डिस्कस करने के लिए हम लोग सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स,
अब हम लोग अपने प्रोग्राम के रिमेनिंग पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ऐड वन का एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है। जो स्टूडेंट्स हमने ऐड वन का यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है उसकी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। वॉइड मीन्स कि ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न नथिंग। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जो ऐड वन का फंक्शन हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है, इसकी जो है पैरेंथेसिस में हमने क्या किया है, इसको जो है हम लोग एक्चुअल जो है वो एक्चुअल पैरामीटर्स जो है वो पास करेंगे, और जो है यहाँ पे हमने एक फॉर्मल पैरामीटर y भी बनाया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमने फॉर्मल पैरामीटर y बनाया उसके नेम से पहले हमने एम्परसेंड साइन को यूज़ किया है। फिर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास इस फंक्शन की बॉडी है। स्टूडेंट्स, फंक्शन की बॉडी में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये फंक्शन जो है ये क्या टास्क परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे y को इंक्रीमेंट किया है बाय 1। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये प्लस प्लस जो है y प्लस प्लस, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दें बाय 1। और स्टूडेंट्स आप लोग ये भी जानते हैं कि प्लस प्लस जो है ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को जो है 1 इंक्रीज करता है। यानी अगर 2 है तो 3 कर देगा, 3 है तो 4 कर देगा। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के जो चैप्टर है यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, आप लोगों ने उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे डिटेल से जो है वो डिस्कशन सुनी है। और ऑलरेडी आपने इसमें ये भी देखा होगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आप क्या स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑपरेटर है, ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है? येस, योर आंसर इज राइट। ये जो है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी वेरिएबल के नेम के बाद आ रहा है। अगर वेरिएबल के नेम से पहले आएगा तो ये प्री इंक्रीमेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने ऐड वन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया। इस फंक्शन ने क्या किया है स्टूडेंट्स? इस फंक्शन ने ये किया है कि इसको हम एक जो है वो इसमें एक पैरामीटर आर्गुमेंट का जो है वो रेफरेंस हम पास करेंगे, और फिर ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही y इंक्रीमेंट होगा तो इसकी ये वैल्यू इफेक्ट करेगी जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने प्रोग्राम के जो है मेन फंक्शन पे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि C++ के हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन जो है वो मस्ट इंक्लूड होता है। क्यों इंक्लूड होता है स्टूडेंट्स? इसलिए इंक्लूड होता है कि हमारा जो मेन फंक्शन है ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट कहलाता है। हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन जो है यहीं से हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पास होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है, प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करता है, फिर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे C++ के प्रोग्राम में मेन फंक्शन ना हो तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए आप लोगों ने मेन फंक्शन को मस्ट इंक्लूड करना है। और स्टूडेंट्स, आपको ये बात भी याद है कि मेन फंक्शन के नेम से पहले जो है हमने इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर रखी है। क्यों? क्योंकि लास्ट में हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं और हम लिखते हैं रिटर्न 0। 0 एक इंटीजर वैल्यू है विच मीन्स प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। फिर स्टूडेंट्स, ये जो पेरेंथेसिस हैं ये हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी है। ये मेन फंक्शन की बॉडी है स्टूडेंट्स। मेन फंक्शन की बॉडी में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिन्हें कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है और हमें पता चलता है कि उसमें क्या काम हो रहा है। तो चलें अब हम लोग इन स्टेटमेंट्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल x बनाया गया है और उसे 55 वैल्यू से इनिशियलाइज किया गया है। स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं इंटीजर जो है वो कौन सी हमारे पास डेटा टाइप है, कब यूज़ होती है? जी, इंटीजर जो है ये हमारे पास एक डेटा टाइप है C++ में, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट की या 4 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करती है, डिपेंड ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो जो हमारे इंटीजर टाइप होती है ये हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम
कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसी वैल्यूज़ को सेव करना चाहते हैं जिसमें ऐसे नंबर्स को सेव करना चाहते हैं जिनमें पॉइंट्स ना हो। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स एक वेरिएबल x बनाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। कंप्यूटर की मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन के नेम को जो है वो वेरिएबल कहा जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, वो मेमोरी लोकेशन कौन सी होती है? जी हाँ, उसे सेल कहते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टूडेंट्स एक सेल होगा, एक मेमोरी लोकेशन का नेम जो है वो x रख दिया गया है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया गया है? ये इक्वल साइन को, इक्वल सिंबल को यूज किया गया है। आप जानते हैं कि ये कौन सा ऑपरेटर है? जी हाँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसके जरिए हम कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया? हमने 55 वैल्यू x को असाइन कर दी है। यानी इंटीजर x का मतलब है हमने वेरिएबल x को डिक्लेयर किया और फिर उसे हमने वैल्यू से इनिशियलाइज भी कर दिया, असाइन भी कर दिए वैल्यूज। तो 55 वैल्यू स्टूडेंट्स ये जो है x में स्टोर हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट सी आउट में, आपको पता है सी आउट क्या है? जी हाँ, सी आउट जो है हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि iostream.h हेडर फाइल में स्टूडेंट्स डिफाइन है। तो सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउट। आपको पता है स्टूडेंट, जिस स्क्रीन में, ब्लैक स्क्रीन में आपको रिजल्ट नजर आता है, उस स्क्रीन को जो है हम लोग कंसोल विंडो कहते हैं प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब हमने कंसोल विंडो में कोई कैरेक्टर्स को, कोई टेक्स्ट को प्रिंट करवाना होता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। और देखें सी आउट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हम डबल कोट्स में कुछ जो है वो कोई टेक्स्ट वगैरह देते हैं और सम टाइम हम कुछ वेरिएबल की वैल्यूज भी प्रिंट करवाते हैं। तो फर्स्ट सी आउट में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट पे प्रिंट करवाया, x इन मेन फंक्शन बिफोर कॉल, यानी x की वैल्यू मेन फंक्शन में कॉल से पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या किया, फिर हमने लेस देन और x वेरिएबल को यूज किया और एंड l को हमने यूज किया, यानी x की जो वैल्यू है 55 वो यहाँ पे इक्वल साइन के बाद इस एम्प्टी स्पेस में प्रिंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा स्टूडेंट्स आउटपुट है कि हमें फर्स्ट जो सी आउट को हमने यूज किया, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ, x इन मेन फंक्शन बिफोर कॉल। स्टार्टिंग में x की वैल्यू क्या है, कॉल से पहले वो 55 है स्टूडेंट्स, तो वो हमें स्क्रीन पे प्रिंट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने फर्स्ट सी आउट जो है इसकी एग्जीक्यूशन को समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन में अगर आप लोग देखें तो जो ऐड फंक्शन, ऐड 1 है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है? आप मुझे बता सकते हैं, क्या ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है या कि बिल्ट इन फंक्शन है? यस, योर आंसर इज राइट, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि हमारे इस चैप्टर और यूनिट का फोकस ही है यूजर डिफाइंड फंक्शन पे, कि किस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाया जाता है और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐड 1 हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है और इस फंक्शन की ऑलरेडी डेफिनेशन हमने मेन फंक्शन से ऊपर की है। तो आप देख सकते हैं कि ऐड 1 फंक्शन को हमने जो है वो एक एक्चुअल पैरामीटर x पास किया है। x यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल पैरामीटर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये जो है x हमारा यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर है, ये हमने जो है वो एक्चुअल पैरामीटर हमने पास किया है। अब आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे ही हमने ऐड 1 फंक्शन को कॉल किया, इसको इन्वोक किया, तो जो x की वैल्यू जो है 55, जिसको मैंने स्टूडेंट्स अंडरलाइन किया है, x की ये जो 55 वैल्यू है ये यहां से पास हो जाएगी और किस में चली जाएगी स्टूडेंट्स, ये y में आके सेव हो जाएगी 55 वैल्यू। तो जैसे ही ये वैल्यू हमने यहां से डियर स्टूडेंट्स पास की, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास y भी एक वेरिएबल है, एक मेमोरी सेल का नेम है, मेमोरी लोकेशन का नेम है। तो देखें स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्या किया, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स हमने फंक्शन कॉल को किया, हमने यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर पास किया, ये जो है ये यहाँ रिसीव होगा। अब ये यहाँ रिसीव होगा, लेकिन आप लोग देखें कि यहां हमने एम्परसेंट साइन को यूज किया है, एम्परसेंट साइन को। और स्टूडेंट्स ये हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है?
आप लोगों को याद है हमने जो है पॉइंटर्स का चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की बात की थी और आप लोग ऑलरेडी पॉइंटर्स की जब डिस्कशन देखेंगे तो उसमें आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है एक्चुअली आर्गुमेंट को हमने किया एक्चुअल पैरामीटर पास किए, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में वो हम क्या कर रहे हैं, हमने उसके साथ हमने अपने फॉर्मल पैरामीटर के नेम के साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंट साइन को भी यूज किया है। तो देखें फिर हमने क्या किया, हमने लिखा y प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि जो y में वैल्यू आई है 55, उससे एक इंक्रीमेंट कर दें तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स 56 हो जाएगी, क्योंकि रिसीव 55 हुई है। जब फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो इसमें जो स्टेटमेंट है y प्लस प्लस, इट मीन्स कि y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करें बाय 1, तो 55 के बाद स्टूडेंट्स वो 56 हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एक बात काबिल गौर है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस, किस तरह से हम आर्गुमेंट्स को बाय रेफरेंस पास करते हैं। तो बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर के नेम के साथ जो है उससे पहले एम्परसेंट साइन को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि y जो है हमारा एक फॉर्मल पैरामीटर है और ये y क्या है स्टूडेंट्स, हमारा ये एक फॉर्मल पैरामीटर है और इसके नेम से पहले हमने क्या किया है, इसके नेम से पहले हमने एम्परसेंट साइन को यूज किया है। अब जैसे ही स्टूडेंट y की वैल्यू जो है वो इफेक्ट होगी, चेंज होगी, वो हो जाएगी y प्लस प्लस, तो ऑटोमेटिकली ये चीज इफेक्ट करेगी x की वैल्यू को भी। यहां पर जो है x की वैल्यू भी जो है वो इफेक्ट होगी और वो हो जाएगी 56। क्यों? क्योंकि हम आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं बाय रेफरेंस स्टूडेंट्स। ये इसका मेन रीजन है कि जब हम आर्गुमेंट्स को बाय रेफरेंस पास करते हैं तो फॉर्मल पैरामीटर में जो है वो हमारे पास पैरामीटर के नेम से पहले हम डियर स्टूडेंट्स ये एम्परसेंट साइन को यूज करते हैं। तो इससे अगर उसकी वैल्यू जो चेंज होगी, वो इफेक्ट करेगी हमारे एक्चुअल पैरामीटर पे भी जो हमने फंक्शन कॉल में जो है पास किया है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो सी आउट है जिसको मैंने अभी वो किया है, टिक किया है, इसमें जब हम x की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहेंगे सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट प्रिंट होगा स्क्रीन पे, x इन मेन फंक्शन बिफोर आफ्टर कॉल। तो देखें स्टूडेंट पहले ये वाला हमें टेक्स्ट आएगा x इन मेन फंक्शन आफ्टर कॉल। अब स्टूडेंट्स जब हमने ये बात की कि x इन मेन फंक्शन आफ्टर कॉल, तो इस टाइम आप लोग देखें x की वैल्यू ऑलरेडी, जब y की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई बाय 1 तो ये चीज इफेक्ट करेगी x को भी। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे फॉर्मल पैरामीटर के नेम से पहले एम्परसेंट साइन यूज किया है। तो स्टूडेंट इस टाइम जो है ये आप देख रहे हैं कि जब हमने कहा x को प्रिंट करवाएं तो x की वैल्यू इस टाइम 56 प्रिंट हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपनी जो टॉपिक है हमारा जो टॉपिक है पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स बाय फंक्शन, इसके डिस्कशन से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल देखी। स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड और कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे बात की कि जब हम आर्गुमेंट्स को बाय रेफरेंस पास करते हैं तो फॉर्मल पैरामीटर में आर्गुमेंट के नेम से पहले डियर स्टूडेंट जो है वो एम्परसेंट साइन आता है। जब स्टूडेंट्स एम्परसेंट साइन आता है तो फिर क्या होता है, अगर हम उस पैरामीटर की वैल्यू पे कुछ इफेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट जो है जहां पे फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे जो पैरामीटर है उस पे भी इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने जो है पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स जो है उसके 3 मेथड्स की डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स टॉपिक के कॉन्सेप्ट में कुछ डिस्कशन है, हम उसको स्टार्ट रखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से हमें जो है 2 चीज़ों के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। हमारा जो डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर स्टार्ट है ये फंक्शंस का चैप्टर है। क्या स्टूडेंट्स आप लोग बता सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है? जी हाँ, इट इज़ अ यूनिट और मॉड्यूल विच इज़ डिज़ाइंड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ये एक यूनिट या मॉड्यूल होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपको याद है कि आप लोग मैथमेटिक्स में एक फंक्शन यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा। जी हाँ, साइन थीटा क्या करते हैं, आपको किसी चीज़ का एंगल फाइंड आउट करके देता है। तो साइन जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स फंक्शन का नेम है, थीटा हमारे पास क्या है, वो इनपुट है जो हम फंक्शन को देंगे।
और जो हमें वो देगा वो हमारी रिटर्न टाइप है, वो हमारा आउटपुट है। तो देखें फंक्शन नेम हो गया, उसको हम इनपुट दे रहे हैं और वो हमें आउटपुट दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि आम वेरिएबल और फंक्शन नेम में किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ। आप देखें कि यहाँ पे जो मैंने एक वेरिएबल x बनाया, क्या इसके जब मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, इसके नाम के बाद हमारे पास ये पैरेंथेसिस हैं जो हमने मेन फंक्शन के नेम के बाद लिखी हैं, ये पैरेंथेसिस हैं, नहीं नजर आ रही हैं आपको, तो ये एक वेरिएबल है। जब वेरिएबल के नेम के बाद पैरेंथेसिस हो तो वो एक फंक्शन कहलाता है। यानी वेरिएबल के नेम में और फंक्शन के नेम में थोड़ा सा आपने ये देखना है कि वेरिएबल का नेम जहां खत्म होते हैं उसके आखिर में पैरेंथेसिस नहीं आती। यानी ये वाली देखें जिसको मैंने रेड मार्कर से अंडरलाइन किया है, ये वाली पैरेंथेसिस नहीं होती और फंक्शन के नेम के आखिर में ये वाली पैरेंथेसिस आती हैं। तो ये फंक्शन का हमें इस तरह से पता चलता है कि ये एक फंक्शन है। फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो बात की कि हमारे पास जो हैं वो फंक्शंस जो हैं उन्हें क्यों यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, आप उस सिनेरियो को देखें और फिर आप मुझे बताएं कि क्या फंक्शन को इस सिनेरियो में यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमें एक टास्क दिया गया है कि हम लोगों ने जो हमारी कंसोल विंडो है, जो रिजल्ट वाली स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन होती है उसे कंसोल विंडो कहा जाता है, उसमें हमने एक मैसेज हेलो वर्ल्ड को हमने 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है। स्टूडेंट्स हमने एक सिनेरियो सामने रखा है कि हमारी जो कंसोल स्क्रीन है ब्लैक स्क्रीन है उसमें हमने 100 टाइम्स एक मैसेज हेलो वर्ल्ड या वेलकम टू C++ को प्रिंट करवाना है। तो अब हमारे पास कितने वेज मौजूद हैं, कितने कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट, आप लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर और यूनिट नंबर 3 स्टडी किया उसमें आप देखा, उसमें आपको सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट के वे पे प्रोग्रामिंग बताई गई। सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट का मतलब है जिसमें स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फंक्शन की बॉडी में। जी हाँ, अगर ये काम हम सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट से करें तो अगर मुझे ये जो मैसेज प्रिंट करवाना है वेलकम टू C++, इसके लिए मुझे 100 सी आउट लिखने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट। सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट के केस में क्या होगा, हम 100 सी आउट लिखेंगे और हर सी आउट में मैसेज हम देंगे वेलकम टू C++। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये 100 सी आउट हम लिख रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि जब हम लोग एक ही हमारे पास स्टेटमेंट है और फिर हमारे पास जब एक ही स्टेटमेंट है उसे हम 100 टाइम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो गई और उनका एक ग्रुप बन गया और एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर हम ऐसे प्रोग्राम को जब कंप्यूटर पे रन करेंगे जिसमें 100 स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं, तो आप खुद सोचें कि वो कितनी मेमोरी यूज़ करेगा और वो कितना टाइम यूज़ करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस सिनेरियो का जो सोल्यूशन हमने दिया कि हम सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट को यूज़ करें जिसमें हम 100 सी आउट यूज़ करें और उसमें 100 टाइम ये टेक्स्ट प्रिंट करवाएं वेलकम टू C++, तो ये इससे हमारे प्रोग्राम का साइज़ भी लार्ज हो जाएगा, वो जब रन होगा ज़्यादा मेमोरी भी यूज़ करेगा, टाइम भी यूज़ करेंगे। तो क्या हमारा ये प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है? हमने इस प्रोग्राम के लिए जो लॉजिक यूज़ की, जो एल्गोरिथम हमने यूज़ किया, वो एक अच्छा एल्गोरिथम है? नो। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जब ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि एक टास्क स्मॉल सा टास्क हो वो परफॉर्म करे और अगर वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ करे, ज़्यादा टाइम यूज़ करे, तो वो एफिशिएंट भी नहीं होता, वो ऑप्टिमाइज्ड भी नहीं होता। स्टूडेंट ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जर्नी स्टार्ट किया हुआ है, आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऐसी लॉजिक बनानी है जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम हो और काम वो ज़्यादा करें, ताकि आपका प्रोग्राम जब भी कंप्यूटर में रन हो तो वो कम मेमोरी यूज़ करे, कम टाइम यूज़ करे और एफिशिएंट हो और ऑप्टिमाइज्ड हो। मतलब उसमें नंबर ऑफ लाइंस कम हो, इसमें जितनी कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करे। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा, 100 सी आउट हैं हमारे प्रोग्राम में सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट के केस में, तो अब वो एक ही मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। अपने सिनेरियो का जो सोल्यूशन है इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें कि हम लोग ये करें, हम लोग लूप्स को यूज़ करें।
रेपिटिशन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स जिनमें आइट्रेशन होती है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि लूप क्या होता है? जी हाँ, रेपिटिशन ऑफ सेम स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड लूप। जब सेम स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट हो तो इससे स्टूडेंट्स लूप कहा जाता है। और फिर आपको पता है कि लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं? आप लोगों ने ऑलरेडी उनको डिस्कस किया है, आपने उसकी स्टडीज भी की होगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, लूप 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हर लूप का यूसेज देखा होगा और आपने देखा होगा किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में जो लूप है वो कौन से टाइप का लूप बेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे सिनेरियो में जो हमने एक सोल्यूशन दिया है जिसमें सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें 100 टाइम्स सी आउट लिखना पड़ता है और वो मैसेजेस प्रिंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है फॉर लूप को यूज़ करेंगे। और आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि फॉर जो है एक फॉर लूप जो है उसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स इनिशियलाइज एक्सप्रेशन हो, पहले फॉर कीवर्ड लिखा जाता है, फिर पेरेंथिस, फिर इनिशियलाइज एक्सप्रेशन या स्टार्टिंग एक्सप्रेशन। और स्टूडेंट एक्सप्रेशन में 3 चीज़ें आती हैं, वेरिएबल, वैल्यू और हम कोई जो है वो कांस्टेंट उसमें देते हैं और ऑपरेटर भी उसमें हमारे पास आता है। तो स्टूडेंट हम पहले इनिशियलाइज एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर हम जो है टेस्ट या चेक कंडीशन बताते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो हम लूप की बॉडी में आते हैं, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और नेक्स्ट टाइम फिर लूप के आखिर में जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन होती है। और फॉर लूप में क्या होता है? पहले इनिशियलाइजेशन हो जाती है, जो फिर कंडीशन टेस्ट होती है, चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो नेक्स्ट टाइम लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो लूप की बॉडी जो है वो टर्मिनेट कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साथ साथ चलता रहता है। इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीज बाय 1, एक ज़्यादा करें, डिक्रीमेंट का मतलब है डिक्रीज बाय 1, एक कम कर दें। तो स्टूडेंट्स हमने अब क्या करना है? हमने ये सोचना है कि हमारा जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में कौन से टाइप का हम लूप यूज़ करें। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स हमें जो है वो फॉर लूप को यूज़ करना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग लूप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें और इस प्रॉब्लम का हम सलूशन दें, जिस प्रॉब्लम के अभी हमने सिनेरियो पे बात की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसे हम लूप कंट्रोल वेरिएबल कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम फॉर लूप लगाएंगे, उसको हम 1 से 100 तक चलाएंगे और उसकी बॉडी में हम सी आउट में मैसेज दे देंगे, वेलकम टू C++। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया? देखें वहाँ पे हमने क्या किया, जो काम 100 लाइन से हो रहा था, 100 सी आउट लिखने से यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स कम हो गई। हम कह सकते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम को जो है वो एफिशिएंट और हमने अपने प्रोग्राम को जो है वो ऑप्टिमाइज्ड बनाया। डियर स्टूडेंट्स अभी भी ये सोल्यूशन जो है बहुत अच्छा नहीं है, हम कह सकते हैं अच्छा है, इम्प्रूव्ड है। अब स्टूडेंट्स लेट्स से हमें अपने प्रोग्राम में जो है मल्टीपल जगहों पर इसी मैसेज को वेलकम टू C++ हमें 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो अब आप देख लें स्टूडेंट्स, रेपिटिशन हो रही है ना, कितने लूप्स हम लगाएंगे? अगर लेट से हमने मल्टीपल जगहों पे, फॉर एग्जांपल 8 जगहों पे हमने इसको प्रिंट करवाना है, 8 जगहों पे 8 प्रोग्राम के पार्ट्स में प्रिंट करवाना है, तो 8 लूप्स हम लगाएंगे। तो देखें रेपिटिशन तो है, तो हमारे पास जो है बेस्ट अप्रोच क्या है? अगर स्टूडेंट्स हम फंक्शंस यूज़ कर लें और फिर क्या करें स्टूडेंट्स, हम फंक्शन को यूज़ करेंगे तो रेपिटिशन मिनिमाइज हो जाएगी। जी हाँ, फंक्शंस आर यूज्ड टू मिनिमाइज रेपिटिशन। फंक्शंस को किस लिए यूज़ किया जाता है? रेपिटिशन को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, मैंने आपके सामने एक सिनेरियो रखा, बहुत सिंपल सा सिनेरियो, और उसके लिए फिर हमने कंस्ट्रक्ट्स को भी देखा, सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट, रेपिटिशन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स एंड फंक्शंस अप्रोच। तो आपको फंक्शंस की अप्रोच बेटर लगी। और फिर स्टूडेंट्स हमने जो है इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात की। 2 टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्री कंपाइल्ड होते हैं और जिसने लैंग्वेज बनाई होती है वही फंक्शंस बनाए होते हैं, उन्हें कंपाइल किए होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं C++ लैंग्वेज के डेवलपर कौन है, डिज़ाइनर कौन है? उनका नेम, जी हाँ, बयान स्ट्रूस्ट्रप। उन्होंने 1980s में बेल लैब अमेरिका में इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था और इसमें स्टूडेंट C लैंग्वेज के सारे फीचर्स मौजूद हैं। इसलिए C++ लैंग्वेज जो है वो सुपर सेट है, C लैंग्वेज इसका सबसेट है। फिर स्टूडेंट्स
हमने बात की थी कि हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनकी एग्जांपल्स में आपके जो है स्टूडेंट्स ये गेट सी एच फंक्शन भी आता है। आप लोगों ने गेट सी एच ई फंक्शन, गेट केयर, पुट केयर, स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ किए आप लोगों ने, एस टी आर कॉपी, एस टी आर लेन फंक्शन, एस टी आर कंपेयर और मोर देन 20 स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं वो उसकी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइंड है, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमने ये बात भी की थी कि अगर हमने कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करवाने हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस की लिमिटेशंस हैं, उनसे हम परफॉर्म नहीं करवा सकते, तो फिर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं। स्टूडेंट्स यूज़र डिफाइंड जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन होती है जिसमें फंक्शन का नाम, नंबर ऑफ जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स और फिर स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो इसकी रिटर्न टाइप आती है। और ये हम मेन फंक्शन से ऊपर हेडर फाइल के नीचे करते हैं, इसके आखिर में सेमीकोलन होता है। और फंक्शन के प्रोटोटाइप में स्टूडेंट हम बताते हैं, ये एक मॉडल होती है, पता चलता है फंक्शन का नाम क्या है। और स्टूडेंट फंक्शन का नाम हमेशा आपने मीनिंगफुल रखना है, उसको हम क्या क्या वो देंगे, आर्गुमेंट्स देंगे और वो हमें उसकी रिटर्न टाइप। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फंक्शन इन्वोकेशन या कॉल होती है, ये हम मेन फंक्शन की बॉडी में करते हैं या जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे हम फंक्शन नेम और एक्चुअल पैरामीटर्स बताते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स फंक्शन डेफिनेशन या सिग्नेचर आती है, वो नॉर्मली मेन फंक्शन के एंड पे होती है, सम टाइम हम मेन फंक्शन से ऊपर भी कर लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें कि हम लोगों ने जो फंक्शन की डेफिनेशन सिग्नेचर है वो मेन फंक्शन से ऊपर की है। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फंक्शन की जो डेफिनेशन है जहाँ मैं मार्कर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये मेन फंक्शन से ऊपर करते हैं तो फिर आपको फंक्शन के प्रोटोटाइप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्टाइल पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने फंक्शंस के चैप्टर में 3-4 फंक्शंस की प्रोग्रामिंग के स्टाइल देखें। आप लोगों की सिलेबस की जो बुक है कोर्स कंटेंट्स में भी उसमें प्रोग्राम्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, उन सब स्टाइल्स की आपने प्रैक्टिस रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चेंज आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास में जो हमने पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स का मेथड कवर किया ये बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टूडेंट्स आपने इस एग्जाम्पल को जो है अपने बोरलैंड C++ के जो कंपाइलर है उसमें इसको रन करना है और इसके रिजल्ट्स में भी आपने देखनी है और इसमें चेंज करके आपने प्रैक्टिस करनी है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस जो है से जो है प्रोग्रामिंग जो है वो प्रैक्टिस से आती है। लर्न बाय डूइंग प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में आपके साथ न्यू टॉपिक पे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।